हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया था द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट इन ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एट। यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसी कौन सी इम्प्लांटेशन की कॉमन साइट है जहाँ पर ट्यूबल प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एम्पुला, ऑप्शन नंबर बी इज इस्थमस, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरस्टिशियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनफंडिबुलम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम्पुला। एम्पुलरी रीजन में जो है मोस्ट चांसेस रहते हैं इम्प्लांटेशन होने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेशन डेप्थ ऑफ द चेस्ट फॉर एडल्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि सीपीआर के लिए जो हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं उसमें जो डेप्थ है वो कितनी रखना चाहिए, कितना डेप्थ तक जो है हम कंप्रेशन दे सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 2.0 इंचेस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 1.5 इंचेस, ऑप्शन नंबर 3 इज 3.0 इंच एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 3.5 इंच। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.0 इंच तक हमें डेप्थ तक कंप्रेशन जो है हम दे सकते हैं। यहाँ पर आप सकते हैं जो एडल्ट हैं उसमें 2.5 इंचेस तक हम प्रेस करके जो है डेप्थ में चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड को जो है 2 इंच से कम तक का जो डिप्रेशन है वो हम दे सकते हैं। एंड जो इन्फेंट रहते हैं जिन्हें 2 फिंगर से हमें कंप्रेशन देना रहता है और उसका डेप्थ जो है 1.5 इंचेस रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द compression ventilation ratio ड्यूरिंग द एडल्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन विथ 2 rescuers is। यहाँ पर है कि जब हम किसी एडल्ट को कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन सीपीआर दे रहे हैं तो उसमें जो कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो है वो कितना रहना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 15:2, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 30:2, ऑप्शन नंबर 3 इज 20:2 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 25:2। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 30:2। 30 कंप्रेशन देंगे एंड 2 ब्रीथ जो है पेशेंट को देना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ 62-year-old मेल इज एडमिटेड इन एन emergency ward with a history of fall from a height and is suspected to have spinal cord injury at C5 C6 level. Which of the following method is used to open the airway। यहाँ पर सकते हैं एक पेशेंट है 62-year-old और उसे जो है हमने गिरने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया है जिसकी C5 एंड C6 वर्टिब्रा में जो है चोट लगी हुई है, इंजरी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हम जो एयरवे है उसे ओपन करने के लिए कौन सी मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ऑप्शन नंबर 3 इज जॉ थ्रस्ट मेथड, ऑप्शन नंबर 4 इज साइड टिल्टिंग ऑफ हेड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जॉ थ्रस्ट मैन्योर या जॉ थ्रस्ट मेथड जो है इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेशेंट का ये जो जॉ वाला रीजन रहता है इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके जॉ थ्रस्ट मेथड जो है ये दी जाती है जो भी एयरवे है उसे ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ कैरोटिड पल्स चेक बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एन एडल्ट इज। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी एडल्ट की यदि कैरोटिड पल्स हमें चेक करनी है तो उसका कितना ड्यूरेशन, कितने टाइम तक हम जो है उसे पाल्पेट करके फील कर सकते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 5 to 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 10 to 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 इज 15 to 20 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 20 to 25 सेकेंड।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 to 10 सेकेंड। 5 to 10 सेकेंड तक जो है हम कैरोटिड पल्स को जो है पाल्पेट करके चेक कर सकते हैं। इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से 2 फिंगर्स के द्वारा जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ पर अपनी 2 फिंगर्स की हेल्प से हम इस तरीके से कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पल्सस पैराडॉक्सिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर पूछा है पल्सस पैराडॉक्सिस जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाली कंडीशन में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कार्डियक टैम्पोनेट। ऑप्शन नंबर 3 इज पेरिकार्डाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट वाली कंडीशन में जो है पल्सस पैराडॉक्सिस के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। कार्डियक टैम्पोनेट ऐसी कंडीशन होती है जो हार्ट में जो आउटर लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है वहाँ पर यदि एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो उस कंडीशन को कार्डियक टैम्पोनेट कहा जाता है। और कार्डियक टैम्पोनेट वाली कंडीशन में जो है पल्सस पैराडॉक्सिस की कंडीशन देखने को मिलती है। पल्सस पैराडॉक्सिस ऐसी कंडीशन होती है जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम यदि हम ब्लड प्रेशर को चेक करें तो 10 mm ऑफ Hg का जो है हमें अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। उस कंडीशन को पल्सस पैराडॉक्सिस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कोरोनरी वैसोडाइलेटर। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि कोरोनरी आर्टरी को एज अ वैसोडाइलेटर वर्क करती है, वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नॉर एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर 3 इज नाइट्रोग्लिसरीन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्ट्रेप्टोकाइनस। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिसिन है ये जो है एज अ वेसोडाइलेटर वर्क करती है, जो भी कोरोनरी आर्टरी हैं उनकी वेजल्स को डायलेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग विटामिन के इन अ न्यूबॉर्न। यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन के यदि हमें एडमिनिस्टर करना है न्यूबॉर्न में तो उसके लिए कौन सा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओरल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंट्राडर्मल। ऑप्शन नंबर 3 इज इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इंट्रामस्कुलर। विटामिन के जो है इंट्रामस्कुलरी एडमिनिस्टर किया जाता है नियोनेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज थायमिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर 3 इज पेरिडॉक्सिन एंड ऑप्शन नंबर 4 is cyanocobalamin। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट थायमिन। थायमिन जैसे कि विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का जो है ब्रेन डिसऑर्डर है जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं उन लोगों में भी ये जो कंडीशन है मोस्टली देखने को मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पर पूछा गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ग्यूथेरी टेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज फेलिंग टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के कंफर्मेटरी टेस्ट एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट से यूज़ किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें जो सेल्स जो कि म्यूकस और स्वेट का प्रोडक्शन करती हैं वाली सेल्स जो है इम्पेयर्ड हो जाती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट में जो है हम यहाँ पर क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो मेज़र करते हैं स्वेट में।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि लेड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पेनिसिलामिन, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अमाइल नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। यहाँ पर जो लेड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है वो कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट जो है ये यूज़ किया जाता है एज अ एंटीडोट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट विद डायग्नोज्ड एक्यूट मैनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जो कि एक्यूट मैनिया से सफ़र कर रहा है और उसमें हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं, हम उसका किस चीज़ से रिलेटेड फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज हाई रिस्क फॉर इंजरी एंड ऑप्शन नंबर 4 is self-esteem disturbance। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हाई रिस्क फॉर इंजरी। यहाँ पर जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे फर्स्ट प्रायोरिटी का दैट इज हाई रिस्क फॉर इंजरी, क्योंकि पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा तो वो अपने आप को चोट पहुँचा सकता है, इसलिए जो है हमें हाई रिस्क फॉर इंजरी का जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें बनाना है। उसके बाद में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम इन अ प्रेग्नेंट वुमन, है कि यदि एक प्रेग्नेंट वुमन में हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसका क्या मेन कॉज हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लो HCG, HCG इज अ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, तो यहाँ पर जो HCG है वो लो रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हाई HCG, ऑप्शन नंबर 3 इज लो FSH फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लो रहेगा एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हाई FSH या फिर जो फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हाई रहेगा। का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड हाई HCG, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जो है हाई हो जाएगा हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम वाली कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ट्रीटमेंट साइट स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व बाय अ नर्स ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी इज। यदि हम किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो हमें पेशेंट में कौन सा एडवर्स इफेक्ट जो है स्पेसिफिक हमें देखने को मिलेगा, हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज फटिग, ऑप्शन नंबर बी इज वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज स्किन टॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एनोरेक्सिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी वॉमिटिंग। रेडिएशन थेरेपी यदि किसी पेशेंट को हम दे रहे हैं तो पेशेंट में जो है वॉमिटिंग के सिम्टम्स हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिसीज इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी की डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज पोटेंसी, ऑप्शन नंबर बी इज वायरुलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज इन्फेक्शन, नंबर डी इज वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी वायरुलेंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डिसीज कॉज करने की एबिलिटी रहती है उसे वायरुलेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट साइट इज। यहाँ पर पूछा गया है कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए कौन सी मोस्ट प्रेफरेबल साइट जो है हम यूज करेंगे, रिलायबल हमें जो है टेम्परेचर मिले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेक्टम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज माउथ, ऑप्शन नंबर 3 इज एक्जिला एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्किन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेक्टम। यदि जो हमें कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रेक्टम के थ्रू यदि हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो मोस्ट रिलायबल साइट रहेगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा इज जनरली टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्रेन की पैरेन्काइमा है यदि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज माइलाइटिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर 3 इज एंसेफेलाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कॉर्डाइटिस। सर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।